अगर आप बेड में बैठे हो, सो रहे हो, कुछ भी ऐसा काम करो, मोटिवेशन नहीं आ रही, एक बार उठो, जाकर के मुंह धो लो अपना, ठीक है, मुंह धो लो और ना सीधे होकर के बैठ जाओ बस टेबल पे, अपने स्टडी टेबल तक आपको पहुंचना है, जहां पे भी आपका स्टडिंग एनवायरनमेंट है, जो भी जिस भी जगह पे आप बैठ के पढ़ते हो, बस वहां पे बैठ जाओ जाकर के। हाफ ईयरली सर पे आ चुके हैं, बहुत सारे स्कूल्स के अंदर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन या तो अगस्त एंड में या फिर सितंबर बिगनिंग या सितंबर मिड तक तो स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब बहुत ही कम टाइम बचा है हम सभी के पास, 30 to 40 डेज मैक्स, राइट। अब इतने कम टाइम के अंदर हाफ ईयरली का इतना सारा सिलेबस कैसे कवर किया जाए, इस प्रॉब्लम से तो पक्का 110% तुम जूझ रहे होगे, सही कहा ना, क्योंकि यह प्रॉब्लम 99% स्टूडेंट्स की है आज के टाइम में, कि चाहे सीबीएसई अपना सैंपल पेपर रिलीज कर दे, चाहे हमें हाफ ईयरली की डेट शीट मिल जाए, लेकिन ना फिर भी शर्म नहीं आ रही और ना मोटिवेशन आ रही है पढ़ने की। इतना कम टाइम बचा है और उस कम टाइम के अंदर इतना सारा सिलेबस कैसे कवर किया जाए कुछ नहीं पता है, और इस गिल्ट में आकर के हम और पढ़ाई को करने की जगह पढ़ाई से दूर जाते चले जा रहे हैं। इसी लूप होल में फंसे हुए हो, रोज सोच रहे हो कि कल शुरू करूंगा पढ़ना, कल से पढ़ाई करूंगा और फिर हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर कर लूंगा, या फिर सोच रहे हो कि मंडे से शुरू करूंगा या एक परफेक्ट टाइमिंग 6 बजे आज बैठूंगा, लेकिन अब तो 6:05 हो चुके हैं, अब नहीं, अब मैं एक काम करता हूं, कल से स्टार्ट करता हूं। इस लूप होल में फंस चुके हो तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखना, क्योंकि मैं जानती हूँ यार, एक टीचर भी एक टाइम पे एक स्टूडेंट था, एंड आई हैव बिन थ्रू दिस, आई नो, मैं भी इन चीजों से गुजर चुकी हूँ, जहां पे हाफ ईयरली सर पे आ गए थे, इतना सारा सिलेबस था, मोटिवेशन आ नहीं रही थी, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये लग रहा था रोज 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 की हर गुजरते दिन के साथ मेरे पास जो टाइम है वो कम होता चला जा रहा है, और सिलेबस अभी भी उतना ही है, करूं तो क्या करूं, ये 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर कुछ ऐसा नहीं हो सकता क्या कि मैं बहुत अच्छा स्कोर कर लूं, सिलेबस भी मेरा पूरा हो जाए। तो देखो इसका आंसर है यस, हो सकता है, लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा। सबसे पहले तो इस चीज पर ध्यान दो, हाँ आप चाहो तो आप चाहे अब क्लास 10th में हो, चाहे क्लास 11th में हो, या फिर आप 12th में ही क्यों ना सही, ये वीडियो मैं तीनों क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूं, आप सभी के हाफ ईयरलीज आ रहे हैं, आप चाहें तो आप बेटा 10 से 15 दिन के अंदर भी अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि करना तो आप ही को पड़ेगा। पता है हम करने से ही दूर भाग रहे हैं, हमें चाहिए कि कोई और भाई सिलेबस ये पढ़ के खत्म कर दे और बस पेपर दे आए, मेरे को मेहनत ना करनी पड़े, करनी तो आप ही को पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूं कैसे 30 डेज के अंदर, यस मिनिमम या मैक्सिमम आप बोल लीजिए, मैक्सिमम 30 डेज में अगर आप पूरे ये 30 दिन अच्छे से बैठ के लग के पढ़ लेते हो ना, तो आप आसानी से अपना हाफ ईयरली का ये जो वास्ट सिलेबस है ना, इसको कवर कर पाओगे, और वो भी उसी कम समय के अंदर, एंड यू विल फील मोटिवेटेड एज वेल। ये मोटिवेशन की दिक्कत भी आपकी चली जाएगी। कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ बताती हूँ, डे वाइज प्लानर बताने वाली हूँ अगले 30 डेज के लिए। कसम से अगर तुम प्रॉमिस करते हो ना कि यस मैं अगले 30 डेज के लिए, आप बता दो करना क्या है, मैं 30 दिन की मेहनत है ना, 30 दिन की मेहनत मैं कर लूंगा, अगर तुम तैयार हो वो 30 डेज की मेहनत करने के लिए, तो मैं आपको रोज का एक बता दूंगी काम कि आपको डेली 30 दिनों के लिए ये करना है। और अगर आपने डेली 30 डेज के लिए, और ज्यादा मेहनत करने को नहीं बोलने वाली हूं मैं, मैक्सिमम आपसे बस इतना चाहूंगी कि आप ना दिन के 2-3 घंटे दे दो, इतना तो कर ही सकते हो 24 आवर्स में से, है ना। घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, जिससे चैटिंग करनी है करो, बाहर घूमने जाना है घूमो, गेम्स खेलने हैं डू इट, किसी चीज के लिए नहीं रोकने वाली हूं, बस वो दिन के 2-3 घंटे आपको रोजाना देने हैं। अभी अगर आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो तो एक काम करो, जल्दी से ना एक पेन लेकर के बैठ जाओ, एक कॉपी लेकर के बैठ जाओ, और जो चीजें मैं बताने वाली हूं उसको लिखना चालू कर दो, और अपने आप से एक वादा करो कि हाँ अगले 30 डेज तो मैं अपने दे ही सकता हूं यार, अगर मुझे अपने 10th में 11th में या 12th में अच्छा स्कोर करना है तो 30 डेज तो मैं दे ही सकता हूं ना इन 365 डेज में से। क्योंकि अगर आपने 30 डेज दे दिए तो मैं आपको एक चीज जरूर बता रही हूं बेटा, ये जो सिलेबस तुम्हारा 30 डेज में कवर होने वाला है ना, ऐसा नहीं है कि 30 डेज सिर्फ तुम्हें हाफ ईयरली में हेल्प करेंगे, ये 30 डेज तुम्हें ना अल्टीमेटली तुम्हारे बोर्ड्स में या आपके जो एंड एग्जाम्स होने वाले हैं ना, फाइनल एग्जाम्स, उसमें आपको मदद करने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस तो आप ही पढ़ रहे हो, ज्ञान तो आप ही के पास इकट्ठा हो रहा है, राइट। तो अगर तैयार हो और पूरे तरीके से मोटिवेटेड फील कर रहे हो, या डेडिकेशन है कि हाँ मैं करना तो चाहता हूं, कैसे करना है नहीं पता है, तो कमेंट्स में लिखो यस वी आर रेडी, प्रॉमिस 30 डेज तक हम ये जो आप बातें बताने वाले हो फॉलो करेंगे। अब मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वीडियो 10th के लिए भी होगी, 11th के लिए भी होगी, 12th के लिए भी होगी, तो मैं एक सैंपल उठा रही हूँ, मैं 10th के बच्चों का एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 11th कैन ऑल्सो रिलेट विद इट, एंड 12th के स्टूडेंट्स भी रिलेट कर पाएंगे। तो देखो सबसे पहले ना आपको अपना सिलेबस जॉट डाउन करना है। आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को पॉज कर लो, और साथ के साथ बैठ करके ना जो मैं आपको पूरा डे बाय डे 30 डेज का प्लान बताने वाली हूँ, वो आप अपनी अपनी क्लासेस के हिसाब से वो प्लान बना लो, ठीक है। अब देखिए अगर
हम स्टार्ट करें तो सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लम है वो सिलेबस का है, राइट। सिलेबस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, सिलेबस का नहीं समझ में आ रहा होगा कि भैया मुझे करना है तो क्या करूं मैं, इतना सारा सिलेबस है। पहले लिखो क्या है सिलेबस आपका। जैसे कि अगर मैं क्लास 10th की बात करूं तो क्लास 10th के पास साइंस है जिसमें 6 से 7 चैप्टर उनके आ रहे हैं हाफ ईयरली में, मैथ्स में कम से कम 8 या 9 चैप्टर आ रहे हैं हाफ ईयरली में, एसएसटी में 9 से 10 चैप्टर्स आ रहे हैं, और इंग्लिश के अंदर कम से कम दोनों बुक को मिलाकर के 7 चैप्टर हैं, 3 से 4 पोम है, और ग्रामर और राइटिंग सेक्शन आ रहा है, राइट। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। ये मेरे को क्लास 10th के स्टूडेंट्स ने बताया है, मैंने उनका यहां पर लिख दिया है। आप 11th में हो तो सबसे पहले अपने पहले पेपर पर अपना सिलेबस लिखो कि आपका पीसीएम के हो, पीसीबी के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, सिलेबस लिखो कि मेरे को पढ़ना कितना है, क्या क्या मुझे पढ़ना है। सिलेबस जब आपने अपने सामने लिख लिया है, ठीक है, कि ये टोटल मेरा इतना सिलेबस है पीसीएम को मिलाकर, सिमिलरली अगर आप 12th में भी हैं तो पीसीएम, पीसीबी या फिर कॉमर्स आर्ट्स को मिलाकर के अगर आपको लग रहा है कि मुझे 10-20 चैप्टर्स पढ़ने हैं तो लिखिए, आपका टारगेट आपकी नजरों के सामने होना चाहिए। एंड दिस टेक्निक एक्चुअली हेल्प्स, आई एम टेलिंग यू, मैंने भी किया है, ये सच में मदद करता है। जब गोल सिर्फ दिमाग में नहीं, वो एक्चुअल में रियलिटी में तुम्हारे सामने आ जाएगा तो उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर पाओगे। तो उस गोल को सामने लिखो, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे क्लास 10th के लिए लिख दिया है कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स को इतना सब कुछ पढ़ना है, उनके पास ये सारे चैप्टर्स हैं जो उनको कवर करने हैं। अगर हम देखें तो 10-10-10-10 भी मान लो मोटा मोटा, तो कम से कम 4 मेन सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, साइंस, मैथ्स, एसएसटी एंड इंग्लिश, 40 आपके पास चैप्टर्स आ जाते हैं। सिमिलरली 11th एंड 12th ने भी लिख लिया होगा। अब आपके सामने जब आ गया है लिखा हुआ कि भाई ये मेरे को इतने नंबर ऑफ चैप्टर्स मेरे को कवर करने हैं, तो आपको पता है आपका गोल क्या है, 30 डेज के अंदर आपको ये चैप्टर्स कवर करने हैं, तो उन चैप्टर्स को भी लिख लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर देखें तो मैथ्स का कुछ ऐसा सिलेबस है जहां पर ये सभी टॉपिक्स जो मेरे को बच्चों ने सेंड किए हैं वो मैंने लिख दिए हैं। ये सभी टॉपिक स्टूडेंट्स के हैं, रियल नंबर से लेकर के ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यहां तक उन सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम में पूछा जाने वाला है। सो आप अगर 11th में हैं तो अपना पीसीबी का, पीसीएम का, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब के ना सिलेबस लिख लो कि ये मुझे टॉपिक्स करने हैं, राइट। अब आपके सामने देखो ये मैथ्स का सिलेबस हो गया, सिमिलरली ये आपका साइंस का सिलेबस है, ठीक है, जो कि अगेन मुझे स्टूडेंट्स ने शेयर किया है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये एसएसटी का सिलेबस है जो कि मैंने कुछ टीचर्स से भी पूछा है एंड अगेन स्टूडेंट्स ने बताया है। एंड सिमिलरली इंग्लिश का आपका ये सिलेबस है जिसमें आपके ये कुछ चैप्टर्स हैं और ये कुछ आपकी पोम्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये दूसरी बुक के चैप्टर्स हैं और ये ग्रामर का सिलेबस है। सो यहाँ पे मैंने क्लास 10th का सिलेबस बता दिया है। सिमिलरली आप क्लास 11th एंड 12th का पूरा सिलेबस लिखो। आपके सामने बुक में आपको लिखना होगा कि भाई ये मेरा फिजिक्स का सिलेबस है, ये मेरा केमिस्ट्री का सिलेबस है, ये मेरा मैथ्स का सिलेबस है, या जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसका सिलेबस लिख लो। आपके सामने होना चाहिए पूरा प्लान तैयार, राइट। अब हमें करना क्या होगा बेटा, जब आप सिलेबस लिख लेते हो तो लिखने के बाद ना कम से कम उन टॉपिक्स के ऊपर एक स्टार बना दो जो आपने थोड़े बहुत पढ़ रखे हैं, जो आपको थोड़ा बहुत आता है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि भैया जैसे फॉर एग्जांपल टेंसेस का टॉपिक है तो जरूरी नहीं है कि आपको अच्छे से आता है ये टॉपिक, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है ना तो आप उसके आगे एक स्टार बना दो कि ये टॉपिक तो मेरा थोड़ा बहुत तैयार है। और जो आपको बहुत अच्छे से आता है तो उसके आगे भी आप स्टार बना दो। और अगर आप इस कैटेगरी में हो कि मैडम हमें कुछ नहीं आता है, हमने किताब ही नहीं खोली है, क्या बात कर रहे हो आप, ठीक है, अगर आप उस कैटेगरी के हो तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जस्ट डू वन थिंग, आप अपना सिलेबस तो लिख लो, कम से कम सिलेबस लिख लिया है, ठीक है, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है वो मार्क भी कर ले। अब ये मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, देखो भाई 30 डेज का अब मैं आपको प्लान बता रही हूं और डे वाइज प्लानर होने वाला है। अब बेटा हम ना पूरे दिन का, अब देखो मैं आपको टाइम टेबल तो इस तरीके से बना के दे नहीं सकती कि भाई पहले दिन केमिस्ट्री पढ़ो, सेकेंड डे फिजिक्स पढ़ो, थर्ड डे इकोनॉमिक्स पढ़ो, ऐसा तो मैं आपको नहीं बना के दे सकती क्योंकि वो आपके ऊपर भी डिपेंड करने वाला है। लेकिन एक दिन में, ठीक है, डे वाइज प्लानर में मैं आपको बता रही हूं कि एक दिन में यू हैव 24 आवर्स। तो बेटा इन 24 घंटों के अंदर आपको अपनी स्टडीज को कैसे मैनेज करना है वो मैं बता सकती हूँ, राइट, है ना, कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, इसके साथ ये कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, ऐसे ऐसे आपको सिलेबस कवर करना चाहिए। तो हम इन्हीं घंटों को एक बार पकड़ लेते हैं। 30 डेज हैं, 24 आवर्स हमारे पास एक दिन के अंदर होते हैं। तो अगर इन 24 आवर्स को मैं बांटूं तो भाई देखो स्कूल का अगर हम 6 to 8 आवर्स लगा ले, मैक्सिमम लगा लेते हैं 8 घंटे, कि हमारे स्कूल में 8 घंटे निकल जाते हैं, ठीक है भाई, स्कूल के 8 घंटे हमने हटा दिए तो हमारे पास फिर जो बाकी टाइम बचा उसमें से 8 घंटे आप लगा लीजिए आपके नींद के भी हो गए, ठीक है मैम, कि 8 आवर्स की तो हमारी स्लीप हो जाती है, हम सोते भी हैं। अब कोई बच्चा 6 घंटे सोता है, कोई 7 घंटे सोता है, ठीक है, कोई 5 घंटे सो रहा है।
अब तुम 8 घंटे से ज्यादा सो रहे हो तो गड़बड़ कर रहे हो, इतना नहीं सोना है, ठीक है, ये भी इतना हेल्दी नहीं है। मिनिमम मैक्सिमम 8 घंटे की आप नींद ले लो, मिनिमम 6 घंटे की नींद ले लो। तो 6 से 8 घंटे अगर आप सो भी रहे हो तो ठीक है, जो बच्चा 6 घंटे सो रहा है उसके पास 2 घंटे का एक क्या है, प्लस पॉइंट आ गया है, वो 2 घंटे को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकता है। कुछ काम है, दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाना है, वहां पे लगा लो। कोई बच्चा 8 घंटे सो रहा है, वेल एंड गुड, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 8 घंटे की नींद ले रहे हो, ठीक है। बेटा इन दोनों को हटाने के बाद किसी किसी का स्कूल जो है वो भी मैं जानती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो बोलते हैं कि मैम हमें ना ट्रैवल करना पड़ता है, हम ट्रेन लेते हैं या हमारी बस है, 1.5 से 2 घंटा लगता है। इट इज फाइन, 6 घंटे का स्कूल है, 8 घंटे का स्कूल है, डे बोर्डिंग है, जिस हिसाब से हम ये पूरा टाइम हटा दें तो हमारे पास ना हाथ में आ जाते हैं ऐसे 8 घंटे जो कि टोटली फ्री हैं। फ्री एज इन यानी कि हमारा स्कूल खत्म हो चुका है, हमने सो लिया है, नींद पूरी हो चुकी है, स्कूल खत्म हो चुका है, अब ये 8 घंटे हैं। इस 8 घंटे में से बहुत सारे बच्चे कोचिंग जाते होंगे, है ना, तो कोचिंग के भी 4 घंटे आप माइनस कर दो, ठीक है, -4 आवर्स अगर हम कर दे तो हमारे पास बचते हैं मोटा मोटा 4 घंटा। अब ये 4 घंटे को हम कैसे यूटिलाइज करें? बेटा इन 4 घंटों के अंदर मैं कह रही हूं 3 घंटे तुमको डेली पढ़ना है। 3 घंटा तो पढ़ ही सकते हो ना, इतना तो बड़ा कुछ मेहनत करने को हम नहीं कह रहे। 1 घंटा मैंने वो भी माफ कर दिया कि अगर आप 8 घंटा स्कूल में लगा के आ रहे हो, जो कि होता नहीं है, हमने ये मैक्सिमम मेजर किया है, ठीक है, मैक्सिमम हम यहाँ पे काउंट करके चल रहे हैं। आप 8 घंटा स्कूल में लगा के आ रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपने 8 घंटा सो भी लिया। अब 1 घंटा मैं कह रही हूं बीच में आपने ऐसा खाने पीने का भी टाइम हमने इसमें कैलकुलेट ऊपर नीचे कर लेते, 3 घंटा तुम्हें दिन का निकालना होगा, ठीक है। 4 घंटे जो तुम कोचिंग जा रहे हो, 4 घंटे की कोचिंग कर रहे हो या फिर उसके बीच में खा पी रहे हो, जो भी दोस्तों के साथ घूम फिर के आ रहे हो, वो भी देख लें। ये जो बचे 4 घंटे, इसमें से भी 1 घंटा हमने निकाल दिया कि ठीक है आपको और भी काम हो सकते हैं, है ना, किसी से बातें करनी है, चैटिंग करनी है, जो भी तुम्हारे काम है, बहुत सारे काम हो सकते हैं, 3 घंटा तो निकाल सकते हो। 3 घंटा आपको पढ़ना है। अब वो 3 घंटा पढ़ना कैसे है, राइट, है ना, वो 3 घंटा हमें कैसे पढ़ना होगा, तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपके पास हफ्ते में 7 दिन है कि नहीं, ठीक है, हफ्ते में 7 दिन है। अब अगर मैं डेली की बात करूं तो देखो बेटा, संडेज को ना आप अपना रिवीजन डे लगा दो। संडे को कुछ आपको पढ़ना ही नहीं है, संडे को हमें सिर्फ रिवीजन करना है, सीधी सी बात है। संडे इज फॉर रिवीजन। संडे को कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, पूरे हफ्ते हमने जो पढ़ा है उसको हम रिवाइज करने वाले हैं संडे को, ठीक है। लेकिन अब पूरे हफ्ते में क्या पढ़ना है, तो देखो 3 घंटे अगर आप दिन के देने वाले हो, इन सभी दिन में अगर आप 3 आवर्स देने वाले हो, तो आप सिर्फ इतना समझ करके चलो कि 3 आवर्स जो आपके होने वाले हैं, ठीक है, इनको आपको रोटेशन में चलाना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास 10th का कोई स्टूडेंट है, अगर अभी मैं 10th के लिए बताऊं तो क्लास 10th का स्टूडेंट है, तो बेटा आप ये मान के चल लो कि आपने पहले दिन उठा करके सोचा कि मैं यहाँ पे मैथ्स पढ़ूंगा, और अगर आप एक कोई थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट उठा रहे हो तो उसके बाद कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उठा लो, ठीक है। 1 घंटा अगर आपने सोचा कि मैं मैथ्स पढ़ने वाला हूं तो फिर 1 घंटा आप जो है इंग्लिश को दे दो, ठीक है, 1 घंटा आप इंग्लिश को दे दो। फिर यहां पर तीसरा, अब या तो आप इसमें यहां पे 2 तरीके से कर सकते हो, 1.5 आवर का बांट लो, 1.5 घंटा मैथ्स का तो 1.5 घंटा इंग्लिश का, ठीक है, या फिर आप 1-1 घंटा बांट लीजिए, जैसे भी आपकी स्पीड है। अगर आपको लग रहा है 1 घंटा मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है तो आप 1.5 घंटा मैथ्स को निकाल दो। अगर आपको लग रहा है कि इंग्लिश का 1.5 घंटा नहीं, इंग्लिश तो मैं 1 घंटे में खत्म कर लूंगा, तो ठीक है भैया, आधा घंटा जो बच रहा है ना वो आप किसी और सब्जेक्ट पे क्या कर सकते हो, उसका क्या कहते हैं, होमवर्क वगैरह दिया था टीचर ने वो कर लिया, या फिर अगर आप कोई और सब्जेक्ट है, आपको कोई और सब्जेक्ट का अपने आप से कुछ सेल्फ स्टडी करना है, एसएसटी आपने उठा लिया कि एसएसटी पढ़ लेता हूं, ये तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा मैंने, तो एसएसटी का मैंने आधा घंटा कोई भी एक चैप्टर, एक पेज, एक टॉपिक उठा करके आधा घंटा जस्ट रीड कर लिया, सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप बांट सकते हो। इसलिए मैं यहां पर एक फुल फ्लेजेड आपको टाइम नहीं दे रही हूं कि मैं बोलूं बेटा यही पढ़ो, है ना, मंडे को यही पढ़ो, ट्यूसडे को यही पढ़ो, मैं ये नहीं बता रही हूं आपको, ये आप अपने हिसाब से बनाएंगे। इसलिए मैंने आपको बोला है कि कॉपी पेन लेकर के बैठो और लिखो कि भाई मेरा ये सिलेबस है, इस सिलेबस के हिसाब से मेरे को ये तरीके से आगे बढ़ना है। अगर आप 11th क्लास में हो, आपके पास 3 सब्जेक्ट्स है, पीसीएम, और फिर एक अगर हम सोचे इंग्लिश भी है, यही आपके मेजर सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, या आप मेडिकल स्टूडेंट हो, पीसीबी, और एक और आपके पास सब्जेक्ट आ जाता है इंग्लिश, या कॉमर्स, या आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो आप भी इसी तरीके से अपना टाइम बांट लो, ठीक है। दिन के 3 घंटे आपके पास भी निकल रहे होंगे, उन 3 घंटों का आप अपने हिसाब से बांट लो, 1.5 घंटे के 2 स्लॉट बना लो, या 1-1 घंटे के 2 स्लॉट बना लो, और 1 घंटा जो बचता है उसमें आप अपना जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है कुछ भी वो कर सकते हो।
होमवर्क है वो कर सकते हो, ठीक है। तो रिवीजन है किसी एक टॉपिक का, या फिर अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे कि मैथ्स का अगर ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है, आप 11th क्लास के बच्चे हो, तो आपको लगता है ट्रिग्नोमेट्री मुझे थोड़ा बहुत आता है, तो एक स्लॉट में आपने कुछ नया पढ़ा, फॉर एग्जांपल आपने 1 घंटा मैथ्स में कुछ नया पढ़ा, फिर आपने 1 घंटे बाद इंग्लिश में कुछ नया पढ़ा, अब आपके पास 1 घंटा बचता है, 1 घंटे में आप वो वाला टॉपिक कर सकते हो जो कि आपको थोड़ा बहुत आता है ना। तो इस तरीके से भी आप चल सकते हो, दिन के 3 घंटे आपको निकालने हैं। अब यहां पर सोचो, आपने मंडे को, कोई क्लास 10th का स्टूडेंट है, उसने क्या करा, उसने मैथ्स पढ़ लिया एक टॉपिक 1 घंटा, फिर इंग्लिश पढ़ लिया, अगले दिन वो क्या कर सकता है, अगले दिन वो बैठ करके यहां पर साइंस उठा सकता है, और साइंस के साथ वो एसएसटी पढ़ सकता है 1-1 घंटा, ठीक है। वही आपने दोबारा से करना है, या तो 1 घंटा साइंस पढ़ लो, 1 घंटा फिर एसएसटी पढ़ लो, और जो बचा हुआ 1 घंटा है उसके अंदर जो ऑलरेडी किसी और सब्जेक्ट का टॉपिक आप पढ़ चुके हो वो दोबारा रिवाइज कर लो, ताकि वो भी आप ना भूलो, ठीक है। या 1.5 घंटा साइंस पढ़ लिया, 1.5 घंटा एसएसटी पढ़ लिया। फिर वेंसडे को आपको क्या करना है बेटा, देखो अब आपके मेजर 4 सब्जेक्ट्स पूरे हो चुके हैं, तो अब आप क्या करेंगे वेंसडे को, अब आप दोबारा से यहां पर मैथ्स पढ़ लोगे, ठीक है। और मैथ्स के अलावा यहां पर फिर आप अब क्या कर सकते हो, यू कैन अगेन इफ यू वांट टू, तो आप यहां पर इंग्लिश उठा सकते हो, ठीक है। और यहां पर फिर दोबारा से साइंस उठा लिया, और साइंस के साथ एसएसटी उठा लिया। अब मैं बोलूंगी कि देखो इतना काफी है, ठीक है। आपने इंग्लिश को हफ्ते में 2 घंटे का टाइम दे दिया, आपने 2 दिन इंग्लिश पढ़ लिया। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी कि हाँ इंग्लिश पे भी इतना टाइम खर्च करो, क्योंकि मेरे को पता है कि इंग्लिश हम लास्ट में भी कवर कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। इतना परेशान नहीं करेगा इंग्लिश। इंग्लिश में जो परेशानी होती है वो अधिकतर या तो आंसर राइटिंग में होती है या ग्रामर में होती है, वो कवर हो जाएगा। आप सैटरडे को क्या कर सकते हो, आप सैटरडे को मैथ्स एंड साइंस को उठा लो, ठीक है। मैथ्स उठा लिया, साइंस उठा लिया, तो अब आप देख रहे हो कि एटलीस्ट आप साइंस भी हफ्ते में 3 घंटा पढ़ ले रहे हो, या 3 दिन आप साइंस को दे रहे हो, 3 दिन आप मैथ्स को दे रहे हो। सो इस तरीके से आपका जो बाइफर्केशन हो रहा है, इस तरीके से आप एक्चुअल में सभी सब्जेक्ट्स को टच कर रहे हो। ये टाइम टेबल बनाने का पॉइंट ही ये है कि ऐसा ना हो कि एक ही टॉपिक, एक ही सब्जेक्ट पढ़ते चले जा रहे हैं, बाकी पे ध्यान नहीं दे रहे। कोई बच्चे को साइंस आसान लग रहा है, साइंस तो पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ा ही नहीं। बेटा आपको सभी सब्जेक्ट्स में ध्यान रखना पड़ेगा, सभी सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देना पड़ेगा। और जब आपका संडे आएगा तो संडे में बैठ करके पूरे हफ्ते में जो पढ़ा है वो पूरे हफ्ते का आपको रिवाइज करना है। ये आपका डे वाइज प्लानर होगा, ठीक है। क्लास 11th में हो, एक दिन फिजिक्स पढ़ रहे हो तो उसके साथ आपने इंग्लिश उठा लिया, फिर अगले दिन मैथ्स पढ़ रहे हो तो उसके साथ केमिस्ट्री उठा लिया। जो भी आपको कॉम्बिनेशन आसान लगे वो कॉम्बिनेशन उठाओ और उस कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ाई करो। सिमिलरली अगर कॉमर्स का बच्चा है, एक दिन अकाउंटेंसी पढ़ रहा है तो उसके साथ बीएसटी पढ़ ली, एक दिन इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है तो उसके साथ फिर आपने इंग्लिश पढ़ लिया। तो इस तरीके से आप एक कॉम्बिनेशन में चल सकते हो। सिमिलरली आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी। और भाई संडे का दिन जैसे कि मैं बोल रही हूँ रिवीजन है, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, पूरे हफ्ते आपने नया पढ़ा है, पूरे हफ्ते आप नया पढ़ रहे हो। रिवीजन संडे को जो कर रहे हो वो वही है जो कि आप पूरा पढ़ चुके हो, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन नहीं किया तो भैया आपने सब कुछ भूल जाना है। मैं बता रही हूं, आप जो पिछले 6 दिन में पढ़ के आए हो ना, संडे तक सब दिमाग से निकल जाएगा। तो प्लीज पे अटेंशन कि आपको अपने कॉम्बिनेशन बना करके चलने पड़ेंगे, और कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि आप हर रोज जो है, एक तो सारे सब्जेक्ट्स उस कॉम्बिनेशन में आ जाने चाहिए। जैसे कि देखो हमने मैथ्स भी कवर किया, इंग्लिश भी आया, साइंस भी आया, एसएसटी भी आया, हमने सबको एक एक स्लॉट दे दिया। इसके अंदर आप ये भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि एसएसटी ईजी है, मैं आसानी से कर लूंगा, एसएसटी में मेरे सब्जेक्ट्स में, एसएसटी के सब्जेक्ट में कुछ ज्यादा टॉपिक्स मैं कवर कर भी चुका हूं, तो ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं देना एसएसटी को, मत दो ज्यादा टाइम, ठीक है। उसकी जगह पे आप मैथ्स घुसा दो, है ना। तो इस तरीके से आपको यहां पर जो है इंक्लूड करने पड़ेंगे अपने सब्जेक्ट्स। लेकिन वही मेरा दोबारा से बेटा आपके सामने एक स्ट्रैटेजी रहेगी कि प्लीज पे अटेंशन कि आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट लर्निंग पर ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देंगे। प्लीज पे अटेंशन टू द कॉन्सेप्ट्स। जब आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लिया है, डेली बेसिस पे जो भी आप सब्जेक्ट उठा रहे हो, फॉर एग्जांपल ऑन द फर्स्ट डे, ये वीडियो देखने के बाद कल से अगर आप शुरू करते हो, कल अगर आप सोचते हो कि मैं मैथ्स पढ़ूंगा, तो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आपने मैथ्स का, एंड देन आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। और रोज आप कुछ नया, जो नया टॉपिक है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने अगर सेकंड स्लॉट में आपने एसएसटी पढ़ा लिया, पकड़ लिया है, तो एसएसटी का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लो, कोई चैप्टर पढ़ लो, उसके क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। इस तरीके से आपको चलना है। कोई रेफरेंस बुक मत टच करो अभी, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू भी कर लूं क्या मैम, ये भी नहीं यार, अभी तुम्हारा सिलेबस ही नहीं खत्म हुआ है,
तुम क्या पीवाईक्यू का सोच रहे हो, क्या तुम रेफरेंस बुक का सोच रहे हो, आपको पहले सिलेबस खत्म करना है। तो आप इस तरीके से कॉम्बिनेशन में चलिएगा, ठीक है। आप ऐसे भी 2 चैप्टर्स साथ में पढ़ लेना जो कि आपको लगता है कि भैया ये तो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो वो मैंने चैप्टर साथ में पढ़ लिए। फॉर एग्जांपल ग्रामर में अगर मैं बात करूं तो ग्रामर के अंदर होता क्या है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस। अगर आप बैठ करके रिवाइज कर रहे हो, एक दिन अगर आप टेंसेस पढ़ रहे हो तो अगले दिन जब आप इंग्लिश का कोई चैप्टर उठाओ तो वैसा ही चैप्टर उठाना जो उसके साथ लिंक में है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते चलो, इस तरीके से आप अपना पूरा टाइम टेबल बना सकते हो, डे वाइज प्लानर आपका हो जाएगा, ओके। एंड प्लीज पे अटेंशन, जब आपका पूरा सिलेबस हो जाता है, आपने पूरा हफ्ता पढ़ लिया, आपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स करे, साइंस के, इंग्लिश के, एसएसटी के कॉन्सेप्ट्स पढ़े, देन क्वेश्चंस भी आपने प्रैक्टिस करे। अब संडे को मेरा रिवीजन कैसे होना चाहिए, रिवीजन की भी एक टेक्निक होगी। रिवीजन जब आप करने बैठेंगे तो प्लीज ध्यान रखना कि आपने पूरा हफ्ता जब टॉपिक्स को पढ़ा तो उनको 1-1 घंटे का टाइम दिया, 1.5 घंटे का टाइम दिया, ठीक है। तो रिवीजन उतना नहीं होना चाहिए, रिवीजन आधे टाइम में हो जाना चाहिए। 1 घंटा बैठ करके मैंने डेली अगर मैथ्स पढ़ा है या फिर ऑल्टरनेट डे मैथ्स पढ़ा है 1 घंटा बैठ करके, और साइंस ऑल्टरनेट डे पढ़ा है, तो फिर अब जब संडे को मैं रिवाइज करने बैठूंगी तो मेरा रिवीजन जो है वो उसके आधे टाइम में हो जाना चाहिए। मान लीजिए एक टॉपिक में आधे घंटे में रिवाइज कर रही हूँ या 20-25 मिनट में रिवाइज कर रही हूँ, और संडे को रिवीजन जो है, रिवाइज तो आपका बहुत कम टाइम में होना ही चाहिए। एक टॉपिक पढ़ने में 1 घंटा लगा है तो रिवीजन 20-25 मिनट में करो, पर फिर उसके बाद जो है उस टॉपिक से उठा करके क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चंस कहां से होने चाहिए, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये, जब आपको लगे कि आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा लिए हैं, अब क्या करूं, तब जाकर के फिर आप ये कर सकते हो कि आप पीवाईक्यू उठाओ। तो सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर आता है पीवाईक्यू। आप उल्टी गंगा मत बहाइएगा कि पहले पीवाईक्यू करने बैठ गए फिर एनसीईआरटी कर रहे हैं, ये नहीं करना है। एंड दिस इज द वे यू विल बी एक्चुअली रिवाइजिंग। इंग्लिश के रिवीजन और एसएसटी के रिवीजन के बारे में मैं बात करूं तो बेटा प्लीज यहां पर मैं बोलूंगी कि आंसर को लिख लिख करके प्रैक्टिस करें। आप रिवाइज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने ग्रामर का कोई टॉपिक है, रूल्स अगर आपको रिवाइज करने हैं, मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर 1 शॉट्स करवा रखे हैं। आप जब रिवाइज करने बैठो तो आप 1 शॉट लेक्चर तो नहीं देखेंगे। जब आप पढ़ रहे हो ना बैठ करके वीक में कि आज मेरा इंग्लिश का टाइम स्लॉट है तो आज मैं बैठ के पढ़ रहा हूं, उसमें आप 1 शॉट देख सकते हो, ठीक है। उसमें आप अंडरस्टैंडिंग के लिए 1 शॉट या डिटेल लेक्चर देख सकते हो, लेकिन रिवीजन के टाइम पे कोई 1 शॉट नहीं होना चाहिए। रिवीजन के टाइम पे जो नोट्स आपने बनाए हैं या जो टीचर ने आपको नोट्स दिए हैं उसको गो थ्रू करो क्विकली। एंड प्रैक्टिस जब करने बैठो तो ग्रामर में क्वेश्चंस लगाओ, और आंसर राइटिंग कोई चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हो तो लिख लिख के आंसर प्रैक्टिस करो, क्योंकि वहीं पर है भाई, नंबर वहीं कटते हैं, वहीं पर आपको एक्चुअली काम करना है। सो इस तरीके से आपका पूरा डे वाइज प्लानर होना चाहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज अपना ये पूरा जो प्लानर है, जैसे मैंने बताया है, बना करके देखो। 30 डेज का चैलेंज है, करके देखो। मैं गारंटी के साथ बोल रही हूं, देखना इजीली, बहुत आराम से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। एंड बेटा देखो, हमेशा से मैंने कहा है ना कि सक्सेस जो है वो मोटिवेशन डिमांड नहीं करती है, सक्सेस डिमांड करती है कंसिस्टेंसी। जरूरी नहीं है कि आपको मोटिवेशन ही आनी चाहिए, भाई आज तो मैंने ये वीडियो देख लिया, मुझे मोटिवेटेड फील हो रहा है, आज तो मैं दुनिया बदल दूंगा, और कल एकदम खुश हो चुके, अब तो मेरा मन नहीं कर रहा। नहीं, आप डेली बेसिस पे बैठो, डिसिप्लिन लेकर के आओ, कंसिस्टेंसी। देखो सिलेबस कवर करने की बात है ना, कंसिस्टेंट हो जाओगे बेटा, सिलेबस कवर हो जाएगा। सच बता रही हूँ, 30 डेज बहुत है आपके लिए, आराम से आप सिलेबस कवर कर लोगे। रोजाना बैठो, अगर मन भी ना कर रहा हो ना, आप टाइम बांध लो। अगर आपको पता है कि भाई मेरे को ना 3 घंटे निकालने हैं, मैं 7 बजे एक टाइम स्लॉट निकाल लेता हूं शाम का, एक 9 बजे टाइम स्लॉट निकाल लेता हूं, और एक 11 बजे टाइम स्लॉट निकाल लेता हूं। तो अगर आपने टाइम स्लॉट इस तरीके से निकाले हैं 1-1 घंटे के ब्रेक में, वो भी ठीक है। लगातार निकाले हैं वो भी आप देख लीजिए, जैसे आप टाइम निकाल पा रहे हो उस बीच टाइम निकालो। लेकिन अगर कभी लगे कि मोटिवेशन नहीं आ रही है, मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो भाई 5 मिनट के लिए बस ना मुंह धो करके आओ, बेड से उठो। अगर आप दोस्तों के साथ हो कहीं बाहर, आपको पता है मेरा टाइम हो रहा है पढ़ने का, वापस आ जाओ घर, ठीक है। जस्ट वॉश योर फेस वंस, एक बार अपना मुंह धो लीजिए, राइट। और या फिर अगर आप बेड में बैठे हुए हो, सो रहे हो, कुछ भी ऐसा काम करो, मोटिवेशन नहीं आ रही, एक बार उठो, जाकर के मुंह धो लो अपना, ठीक है। मुंह धो लो और ना सीधे होकर के बैठ जाओ बस टेबल पे, अपने स्टडी टेबल तक आपको पहुंचना है, जहां पे भी आपका स्टडिंग एनवायरनमेंट है, जो भी जिस भी जगह पे आप बैठ के पढ़ते हो, बस वहां पे बैठ जाओ जाकर के, ठीक है। और ना ये मत सोचो कि अब 1 घंटा पढ़ना है, अपने दिमाग को सोच के मत थकाओ, आप बस वहां जाकर के बैठो, मुंह धो, अपना फ्रेश हो, जाकर के बैठो उस टेबल पर, और बैठ करके बस एक बार बुक उठा लो। बस ये सोच लो कि यार ठीक है, लेट मी चेक आउट 5 मिनट के लिए कि करना क्या है। देखना धीरे धीरे अपने आप आपका मन करेगा कि जब आप बैठ ही गया हूं तो पढ़ ही लेता हूं। अगर आप बेड में बैठे रहोगे और सोचते रहोगे कि यार मोटिवेशन नहीं आ रही है पढ़ने की, छोड़ो कल कर लेता हूं, ना, ओवर थिंकिंग आने ही मत दो दिमाग में। मैं सच बता रही हूं, आपके दिमाग को आपके ऊपर हावी होने ही मत दो। जैसे ही दिमाग में आने लग जाए ना कि कल कर लेता,
पूरी दिमाग में थॉट आनी नहीं चाहिए, खत्म, वहीं उठ जाओ, मुंह धो के आओ, बैठ जाओ टेबल पे आकर के, जो आपका स्टडी टेबल है, सोच आने ही मत दो। क्योंकि होता क्या है, जब ये थॉट हमारे दिमाग में आती है, हम इसको पकड़ लेते हैं कि हाँ मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, छोड़ो रहने दो। नहीं, आइए, जाओ, निकलो, लेट दैट थॉट पास, ठीक है, उसको पास होने दो। आपको उसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं निकालना है, आपको सोचना नहीं है कि हाँ है ना मंडे से स्टार्ट करता हूं, कल से स्टार्ट करता हूं, नहीं, कल नहीं आने वाला है, आज ही है जो है आपके पास। तो आप स्टार्ट कर दीजिए। सिर्फ कंसिस्टेंसी, रोजाना बैठना है तो बैठना है, नहीं मन करेगा तो भी चलो 5 मिनट निकाल के बैठता हूँ, मुंह धो लेता हूँ जाकर, जबरदस्ती बैठ जाता हूँ, देखेंगे हो पाएगा तो ठीक है। अरे ठीक है, स्टार्टिंग में 1 घंटा नहीं भी बैठ पाए, 45 मिनट्स बैठे, 30 मिनट्स बैठे, इट इज अ विन। जो बच्चा बिल्कुल नहीं बैठ रहा था, कम से कम 30 मिनट बैठ रहा है, ये भी एक हमारे लिए जीत है। कंसिडर इट इन दैट वे, ठीक है। तो ये था आज का आपका वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, चीजें आपको हेल्प करेंगी। प्लीज इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। दिस इज समथिंग जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ से बता रही हूँ, जो मैंने किया है, एंड आई हैव बीन अ डिस्ट्रिक्ट टॉपर, तो आई कैन टेल यू कि ये चीज मैंने करी है एंड इट रियली हेल्प मी। मैं भी उनमें से थी जो कि बहुत मतलब मजे मस्ती में बहुत इन्वॉल्व रहती थी। पढ़ने के टाइम पे मुझे भी रोना आता था, बट यार देखो, इट्स बेटर टू एक्चुअली यू नो वर्क हार्ड अभी से इतना इतना, वरना लास्ट में जाकर के बहुत रोना आएगा, ठीक है। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए वो भी बताइएगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।